का साथियों शर्मा और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सार्थक अभ्यास में। हम मौलिक अधिकार की पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 में आता है। कानून के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में आता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये आपका 29। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये है आपका आर्टिकल 21। तो क्या आप ऐसे मौलिक अधिकारों को बता सकते हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो, गैर नागरिकों या विदेशियों को नहीं? तो ऐसे 5 आर्टिकल है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल और केवल हमारे नागरिकों के लिए हैं, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून के समक्ष समता बिल्कुल गलत, क्योंकि आर्टिकल 14 है और 14 इसमें नहीं आता। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये आता है, ठीक है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं आता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है या हितकारी है। ठीक है, अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, यानी सिर्फ सेल्फिश ना होए। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? जैसे मान लो मेरे पास आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मेरे को दे रखा है फंडामेंटल राइट के अंदर कि मेरे को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दूं। ठीक है, जाके भाई बोल दिया, कुछ भी बोल दिया किसी के भी बारे में, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों की अधिकारों को सम्मान करें। बिल्कुल, अभी मैंने यही बताया कि अधिकार जो होते हैं वो दूसरों के लिए भी अ, हमें सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर टकराव होता है मेरे फंडामेंटल राइट के और उसके फंडामेंटल राइट के, तो हम कोशिश करते हैं कि संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, दोनों के सम्मान को ठेस ना पहुंचे और दोनों के अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें कथन ए बोलता है, स्वतंत्रता से जुड़े मामले में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हो। बिल्कुल सही बात है। चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में भी बताया कि स्वतंत्रता जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ पाबंदियां सरकार या राज्य लगा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई मेरे को कहीं घूमने का अधिकार है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं पे भी भारत के किसी भी कोने के अंदर घुस जाऊं बिना परमिशन के। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा या फिर मुझे वहाँ जाने से रोका भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरे वहाँ जाने से किसको नुकसान पहुंचे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं कुछ भी थोड़ा बोल दूंगा किसके बारे में, है ना। तो मानव समाज के केंद्र में स्वतंत्रता होता है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिबंध लगाया जा सके, यानी कथन बिल्कुल सही है और इसका कारण भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 12,
इसमें डेफिनेशन दे रखी है राज्य की। ठीक है, राज्य में क्या क्या दे रखा है कि केंद्र सरकार और संसद, ये राज्य माने जाएंगे। राज्य सरकार और विधायिका, ठीक है, जो आपके राज्य विधायिका होते हैं वो राज्य के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। कोई भी स्थानीय, ठीक है, प्राधिकार है या निकाय है, ये माने जाएंगे। और अन्य भी माने जाएंगे, ठीक है, अन्य जो बॉडी है, ठीक है, जो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है, या फिर ऐसे निजी निकाय भी माने जा सकते हैं, राज्य के डेफिनेशन के अंदर आ सकते हैं, जो एज ए राज्य के कार्य के रूप में भी काम कर रहे हो, तो उन्हें राज्य के अंदर माना जा सकता है। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, तो इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषा विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जा सकता है? संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी स्थायी विधियां, राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, अस्थायी विधियां, प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश हो गए, आदेश हो गए, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा। तो इन्हें किस में रख सकते हैं? ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 जो है, ठीक है, ये ये विधि यानी कानून की डेफिनेशन इसमें दे रखी है। इसके अंदर ना जो संसद, ठीक है, या राज्य विधानमंडल होता है उसके द्वारा जो पारित होती है वो विधियां आती है। ठीक है, अस्थायी विधियां भी आती है, जैसे कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश आ जाए या कोई भी, ठीक है, टेम्पोररी जो कानून बना देते हैं वो भी इसके अंदर आ जाती है विधि के डेफिनेशन के अंदर। प्रत्यायोजित विधान जो होती है, ठीक है, जो कार्यपालिका की होती है, जो गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, कोई अध्यादेश निकाल दे, आदेश निकाल दे, रूल बना दे, ठीक है, रेगुलेशन बना दे, या कोई नोटिस निकाल दे, ये सभी विधि के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा, इवन जो पहले चलती आ रही प्रथा है ना, परंपरा, या वो भी अगर कानून का प्रभाव रखने की क्षमता रखती है तो वो भी विधि के अंदर आएगा। जरूरी नहीं है कि उसे सरकार ने बनाया हो। ठीक है, यानी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी परंपरा चल रही है, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही है और उसे लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी विधि के अंदर मानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। अच्छा जी। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर हो सकता है? देखो, जो मूल अधिकार होता है वो राज्य के विरुद्ध तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ कुछ जो मूल अधिकार है, ठीक है, वो किसी प्राइवेट एंटिटी या फिर क्या बोलते हैं किसी व्यक्ति के भी विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये सिर्फ राज्य के अगेंस्ट नहीं होता, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। अगर कोई भी अस्पृश्यता के क्या कहते हैं से रिलेटेड कुछ भी करता है तो उसके अगेंस्ट जो है ये आर्टिकल लागू होता है, यानी कोई भी अस्पृश्यता का वो नहीं कर सकता, ठीक है, उसको पालन नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केवल एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो है अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार देता है, बिल्कुल सही बात है, कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर किसी भी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली होता क्या है ना, आर्टिकल 13 के अंदर दे रखा है कोई भी विधि कानून, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट से
बड़ा नहीं है। अगर ये असंगत पाया जाता है इससे, तो ये जो है ना, ये शून्य हो जाएगा, यानी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है, मूल अधिकार जो है, उस वो उसके सामने अन्य विधि या कानून अगर उसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, वादित करते हैं, तो वो कानून अपने आप में ही शून्य हो जाता है, या कम से कम उसको वो किया जाता है। ठीक है, जब तक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 13 जो है इसके अंदर ये आता है, तो उसको ऑब्वियसली कौन देखेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष समता से तथा विधि के समान संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, ये जो कीवर्ड है ध्यान रखना। विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधि के समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। ओके, पहले स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। अनुच्छेद 14 जो है किसी भी परिस्थिति में ये जो वर्ड है ये गलत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से संबंधित है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में नहीं। देखो क्या होता है कि ना, जो निचले वर्ग होते हैं उन लोगों को हमें ऊपर उठाने के लिए हम देते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो एक तरह का भेदभाव ही हुआ ना, कि भाई आपने SC ST OBC, ठीक है, EWS, इन लोगों को दे दिया है रिजर्वेशन, बाकियों को तो नहीं मिला जो सामान्य वर्ग के हैं, तो उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, अपलिफ्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो है आपका गलत होता है, पहले स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा जो है, विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधि के समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। ये भी गलत होता है, क्योंकि विधि के समक्ष समता जो है ये आपका नेगेटिव है, और विधि के समान संरक्षण जो है ये आपका पॉजिटिव है। विधि के समक्ष समता जो है ये अवधारणा हमने UK से ले रखी है। ठीक है, ब्रिटिश से। और विधि के समान संरक्षण जो है ये आपका US से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाता है विधि के समान संरक्षण में। ठीक है, को बिना भेदभाव के समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। और विधि के समक्ष समता में क्या होता है कि ना, कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। ठीक है, नहीं वर्ड जो है ये नेगेटिव संदर्भ देता है, तो इसका मतलब ये भी गलत होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति, लिंग में हुआ है, असमानता के इन आधारों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, समाज के सं- सहज समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। समानता का मतलब यह है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए, उसे उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वह जन्म या सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन आ सकते हैं, कौन कौन से इसमें कथन आ सकते हैं, जरा बताएंगे आप? देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति, लिंग में हुआ है। ठीक है, इसे अस्वीकार करना चाहिए, ये सही बात है। ठीक है, हमें भेदभाव नहीं करना है इस आधार पे। दूसरा जो दूसरा जो स्टेटमेंट है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कार्य का विभाजन तो करना ही पड़ेगा ना, हर व्यक्ति हर काम तो नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी चीज में, तो उसको वो चीज दिया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तीसरा जो समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। चौथा जो समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए
उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वह जन्म या सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन 2। ठीक है, तो इसमें केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। वह सामाजिक परिस्थितियां या कर्तव्य का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। तो आपके हिसाब से कौन कौन से दोनों स्टेटमेंट से कौन से सही है, बता सकते हैं क्या आप? देखिए, समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है जैसे मैंने अभी बताया आपको, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन देना जरूरी है ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति है, उन लोगों को मेन सोसाइटी में लाए जा सके। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें हम महसूस करें कि एक साथ समान व्यवहार करना अन्याय होगा। ठीक है, वो बेचारे होते हैं ना कि भाई बहुत बहुत ही पिछड़े पृष्ठभूमि से आता है, वो भी पेपर दे रहा है। ठीक है, जो भाई बचपन से उन्हें सारी फैसिलिटी मिल रही है, वो भी एग्जाम दे रहा है। तो उन दोनों के साथ कैसे न्याय होगा अगर एक ही प्लेटफॉर्म में दोनों अलग अलग जगह से लोग आके बैठ रहे हैं? इसीलिए इनको रिजर्वेशन देके इनको अपलिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरत का ख्याल रखा जाता है, ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकता है? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 की बात हो रही है। ठीक है, क्या सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे? विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को जो विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विदेशियों को प्राप्त होगा क्या? भारत में जन्मे सभी नागरिकों को प्राप्त होगा क्या? तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को ये नहीं प्राप्त होता। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भारत में जन्मे हो तो भी बाहर बाहर घूम रहे हैं तो उनको इस अनुच्छेद के अंदर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विदेशियों को, क्या ये आंसर सही होगा? देखो, आर्टिकल फिर से बता रहा हूँ, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल, ठीक है, ये केवल नागरिकों के लिए होता है। और आर्टिकल 14 जो है ये दोनों को मिलेगा। ठीक है, नागरिक हो या फिर ना हो, तो भारत में रहने वाले सभी नागरिक को मिलेगा। ठीक है, अगर भारत में है तो। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को नहीं मिलेगा क्योंकि विदेश में भाई सब घूम रहे हैं। और तीसरा क्या, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी विदेशियों को भी मिलेगा क्योंकि मैंने बताया ना ये दोनों को मिल रहा है। तो 1 और 3 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अस्पृश्यता का अंत। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, यह आपका आर्टिकल 15 के अंदर आता है। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 होता है ये। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से संबंधित है। और अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 17 में आता है। तो तीसरा ऑप्शन छोड़ के, तीसरा स्टेटमेंट छोड़ के 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सर्वोच्च न्यायालय को
मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किन्हीं अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारों से संबंधित शक्तियों को कम नहीं कर सकती, ज़्यादा कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किन्हीं अन्य न्यायालयों को दे सकती है। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से संबंधित विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ये अनुच्छेद आपका 139 है। याद करने की बस इतनी जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ। संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किन्हीं अन्य न्यायालय को दे सकती है। ये कहीं आर्टिकल 32 में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक नागरिकों को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? बिल्कुल, आर्टिकल 14 बोलता है कि प्रत्येक नागरिक जो है विधि के समक्ष समान होंगे। ठीक है। और अ, इसी के अंदर है कि प्रत्येक न्यायालय को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है। तो 1 एंड 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो राज्य किसी नागरिक, ठीक है, किसी वर्ड पे ध्यान देना, नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों में प्रयोग नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे मान लो महामारी फैल रखी है, वहां पे उस वक्त जो है ना स्नान घाटों से के प्रयोग से सरकार रोक सकती है ताकि वो बीमारी किसी और को ना फैले। ठीक है। कोई भी संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति को सरकार रोक सकती है, या फिर अगर उस टाइम पे भी रोक सकती है जब महामारी फैली हुई हो। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 15 बिल्कुल सही बात है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से नहीं रोक सकता। ठीक है। जैसे रिजर्वेशन इसका एग्जाम्पल है, आरक्षण। तो दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 2 बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1953 में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग अधिनियम को पारित किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग को सुनिश्चित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसे आशस्परता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भारत भारत व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को आशस्परता के तहत अपराध माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 17 जो है ना, इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के दोषी को, ठीक है, राज्यसभा या संसद का चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को, ठीक है, अपराध मानता है इसके अंदर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने वाले के रूप में देखा जा सकता है? विधि के समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, आशस्परता का अंत,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो, ये जो एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, ठीक है, इसमें किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने से बचने के लिए जाति सूचक शब्द किसी को कहना अपराध माना गया है। ठीक है, तो ये देखो, इसकी विधि के समक्ष समानता इसको बिल्कुल करेगा, ये आर्टिकल 14। विभेद के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये भी करेगा आर्टिकल, ठीक है, 15। और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, ये भी है। ठीक है, ये तो तीनों है ही। और धर्म की स्वतंत्रता इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये धर्म स्वतंत्रता के लिए लेना नहीं है। ये आर्टिकल वैसे आर्टिकल 25 से 28 के बीच संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, केवल 1 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने के व उनके पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको पता है पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, जो फर्स्ट बनाया था, कब बनाया गया था? 1953 में। ठीक है, कालेकर ठीक है कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उस टाइम में बनाया गया था। जो सेकंड बनाया गया था, उसका गठन हुआ था 1979 में। ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मापदंड तय करने के लिए भी बोला गया था, ये भी ठीक है। और 27% आरक्षण देने के लिए भी बोला गया था। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने में सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, आर्टिकल कौन से किसमें आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 19 ए के अंदर आता है। ठीक है, 19 ए, इसके अंदर, ठीक है, अभिव्यक्ति के अंदर बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों के रूप में खुद को व्यक्त करने का शामिल होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी विचारों, ठीक है, सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास भी इसमें शामिल होता है। तो उसमें बिल्कुल 1 और 2 दोनों शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार रहा है? ठीक है, तो शिक्षा पाने का अधिकार, क्या ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, ठीक है, नहीं है, यहाँ पे नहीं नहीं बताना है। तो शिक्षा पाने का अधिकार बिल्कुल है, अनुच्छेद 21 ए के अंदर आता है। काम पाने का अधिकार, ये किसी आर्टिकल के अंदर है क्या, मुझे बताओ। संगम बनाने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और वृत्ति करने का भी अधिकार आर्टिकल 19, ठीक है, जी में आता है। और ये सी में संगम बनाने का अधिकार। ठीक है, तो ये तीनों मूल अधिकार है। और ऑप्शन नंबर 2 जो है काम पाने की, जो काम पाने का जो अधिकार है, ये कोई भी मूल अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को
जिससे वह संस्थान जुड़ा है, मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। ये आर्टिकल 16 के अंदर आता है, ठीक है। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आरक्षित कर सकेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये अनुच्छेद 16(4) के अंदर आता है। कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 16(2) के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1, 2, 3 तीनों ही तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें सही बताना है कौन सा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्ध है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखो, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 5 आर्टिकल केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। बाकी सारे जो है दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये भी केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं होता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ये भी सही है, ठीक है, उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराईजान 1931 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ठीक है, तो ये मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईजान मामले में जो था ना, ये प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है। 1991 में हुआ था, ठीक है। इसके माध्यम से ना भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो आपका आर्टिकल 15 है, ठीक है, इसको संशोधित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। चलो दोबारा बताता हूँ, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये केवल नागरिकों के लिए, तो और ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को प्राप्त होगा कानून के समक्ष समानता। लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। लोक रोजगार के जो मामले हैं वो आपका कौन सा आर्टिकल है, बताओ जल्दी। ये आर्टिकल 16 है, ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, सभी को नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या संबंधित विषयों में अवसर की क्षमता प्राप्त है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है? ठीक है, ये बताना है। देखो, राज्य विधानमंडल किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है क्या? बताओ, कर सकता है कि नहीं कर सकता? राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता, ये सिर्फ संसद कर सकता है, ठीक है। निवास की शर्त ये आर्टिकल 16 के अंदर आता है, बता दूं मैं आपको। विधि के तहत किसी धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था के पदाधिकारी की धर्म विशेष के आधार पर व्यवस्था कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को पद आरक्षित कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है, आर्टिकल 16(4) के अंदर आता है ये, और ये 16(5) के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित में सम्मिलित है? ठीक है, कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है? ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, ये आपका आर्टिकल 19 से लेके 22, ठीक है, के बीच में आता है। तो पहला जो है शिक्षा का अधिकार, ये कि कौन सा आर्टिकल बता सकते हो? शिक्षा का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, जल्दी बताओ। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21(a) के अंदर आते हैं, आपको पता है। संगम बनाने की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो आपका है ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दा पर चर्चा की गई है? ठीक है, क्रीमी लेयर ओबीसी के बारे में बताया गया, बताओ कौन से किस में होगा। तो इसमें इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग के निर्धारण के लिए बताया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ठीक है, ये आर्टिकल 14 है, आपको पता होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है ये एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था 2009 में। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट ही इसके अंदर आता है। तो तो ऑप्शन ए 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आर्टिकल 22 के बारे में से पूछा हुआ है। ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए कराए क्या लिखा है यार, कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी ठीक है। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट में मृत्यु, ये गलत है। ठीक है, 24 घंटे का इसमें होता है, 1 हफ्ता नहीं, 24 घंटे के अंदर उन्हें निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ये इसका होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। न्यायिक आदेश के अनुसरण के में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, न्यायिक आदेश के अगर अंतर्गत रखा गया ना तो ये भी सही है। ठीक है, उसमें कोई भी गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, ठीक है, फ्री राइट टू लाइफ के अंतर्गत
है। विपरीत लिंगों, ट्रांसजेंडरों के अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। क्रेनियोफेगस जुड़वाओं के अधिकार, ये भी होगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल 21 है ना, बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ब्रॉड है, तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक स्टेटमेंट, सॉरी, तीसरा भी है। बच्चों को जन्म देने का मंदी मना महिलाओं के अधिकार, ठीक है, तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंधित नहीं रखता? 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये कौन सा आर्टिकल है? बताओ। ये आर्टिकल 23 है। लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेय का निषेध, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका डीपीएसपी में दे रखा है। दुर्बल वर्गों के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति जाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण, ये भी डीपीएसपी में दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किनका उपबंध किया गया है? बच्चों का आसपास में विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009 में लेके आई थी सरकार, तो उसके अंतर्गत पूछा हुआ है। शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडल जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचन तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शिक्षण कार्यों के लिए परियोजना का प्रतिबंध, ठीक है। शिक्षक जो है इन कामों के अलावा कोई भी काम फालतू के नहीं करेंगे, ये भी इसके अंदर है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर दे रखा है, ठीक है। आप बता सकते हो कौन सा आर्टिकल होगा ये? आर्टिकल 29। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित तथा राज्य निधियों से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, जाति, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी इसके अंदर नहीं, ये भी आर्टिकल, ठीक है। ये भी फंडामेंटल राइट में दे रखा है, इस अधिनियम में नहीं है, ओके। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आर्टिकल 21 के बारे में पूछा हुआ है। यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। 15, 16, 19, 29, 30 इसमें आता है क्या ये? ठीक है, नहीं आता तो ये दोनों को उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें स्वेच्छाधारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है, ये भी ठीक है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ये ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर नहीं छीना जा सकता, ठीक है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।